हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी वो हम ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, यानी परिसंचारण और प्रणाली की बात कर रहे थे। उसको लेकर आपको मैंने बताया कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 4 भागों में है, यानी उसके 4 हिस्से हैं। पहला हमारा हृदय यानी जिसको हम बोलते हैं हार्ट। दूसरा होता है हमारा ब्लड वेसल्स यानी हमारा हो गया रक्त वाहिनी, राइट। और तीसरा होता है हमारा ब्लड वेजल्स हो गया, और उसके बाद होता है तीसरा होता है हमारा ब्लड यानी खून। तो इन तीनों चीजों से हमारा क्या बनता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और इसके अंदर हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ लिया, हमने हार्ट को लेकर पढ़ लिया, हमने डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इनको लेकर पढ़ लिया। आगे के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारे एग्जाम में ज़रूरी हैं और पूछे जाते हैं, अब हम उनको लेकर आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप एकदम उसको लेक्चर को ध्यान से सुने और फिर उस तरीके से उसको समझें कि क्या आपको बताया जा रहा है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं देखने के लिए मिलेगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो चीज़ों को एक एक चीज़ों को आपको समझना है, जो आपको बताया जा रहा है उनको देखते हुए चलना है, और क्या बात आपको बताई गई है उसको भी समझते हुए आपको चलना है। तो अब हम बात करते हैं अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर। तो समझिए, अब उसके अंदर क्या आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति जिसको खून की जरूरत होती है तो डॉक्टर्स के द्वारा उसे खून चढ़ाया जाता है, जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, इस तरीके से खून दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति की जो है खून की कमी है। देखो, हमारा जो शरीर है वो खुद रक्त भी बनाता है, लेकिन जो रक्त बनाया जा रहा है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो बन रही है रक्त के अंदर, जो सेल्स कोशिकाएं बनती है, वो इतनी जल्दी नहीं बन पाती। ठीक है, तो इसलिए जल्दी नहीं बन पाती तो उसको बनने में वक्त लगता है। अगर उसको बनने में वक्त लगता है तो उतने में अगर शरीर की जो है ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, कम है, तो क्या करेगा, तो आपको बाहर से ब्लड जो है चढ़ाना पड़ता है। तो वो क्या आप कोई भी ब्लड दे सकते हो पेशेंट को, मरीज को? नहीं, कोई भी ब्लड नहीं दिया जाता। जिस तरीके का ब्लड उसका है, यानी जो ब्लड ग्रुप उसका है, उसी तरीके का ब्लड ग्रुप उसे दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफ्यूजन। तो देखा है कि अब देखिए, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। तो कोई भी जो रक्त है उसको उपयोग में नहीं किया जा सकता। क्यों? द ब्लड ऑफ डोनर शुड बी मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। तो जो दाता का रक्त है और जो प्राप्त करता है, दोनों के रक्त का मेल होना चाहिए, मेल खाना चाहिए, ताकि लाल रक्त कोशिकाओं का धक्का मरना या नष्ट होने से बच सकें। तो जो क्लैंपिंग और डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का, वो ना हो पाए। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, राइट। तो अब आप बताइए, आपको मैंने बताया था ब्लड जो होता है हमारे पास 4 पार्ट में होता है, ए बी और जो होता है ओ पॉजिटिव। तो इनका मतलब क्या होता है पहले आप ये भी देखिए, ए बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है। देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है उसका नाम ए क्यों रखा गया, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ए बी है, यानी उसके अंदर जो है एंटीजन ए बी है। दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी, दूसरा ब्लड ग्रुप होता है बी, उसके अंदर एंटीजन कौन से होते हैं, बी होते हैं। ठीक है, तो ए और बी, इनके अंदर एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया, राइट। अब आगे की बात करो। अब जो ए बी दोनों होता है, जैसे ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो ए बी पॉजिटिव इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, पर इनके अंदर जो एंटीजन होते हैं वो ए और बी दोनों के एंटीजन होते हैं। और ऐसे ही ओ होता है, तो ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, पर दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। अब डोनर क्या होगा, अगर मान लो किसी को, जो डोनर ग्रुप क्या क्या है, ए और ओ, बी और ओ, ए बी, ए और बी और ओ। तो यानी जो ब्लड ग्रुप ए है उसको ए या ओ दोनों डोनेट कर सकते हैं। बी को बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। ए बी को ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ दे सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ ही एक ऐसा है जिसको ओ ही, ब्लड ग्रुप का जो डोनर है वही उसको रक्त दे सकता है। तो ये इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो एंटीजन होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और हम किन बातों पे ध्यान दे सकते हैं। अगली बात, ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए, याद रखिए किसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को।
जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू एनी पर्सन। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को डोनेट किया जा सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और जो ए बी है उसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी उस कोई भी ब्लड ग्रुप उसे वो एक्सेप्ट करने, यानी वो ए बी भी कर सकता है, ए बी कर सकता है, बी भी कर सकता है। और ओ क्या है? ओ डोनर है, ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है, राइट। तो ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, जो पीछे मैंने टेबल बताई उससे भी पता चल रहा है। अब आता है आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग क्या होता है? तो आर एच ग्रुपिंग को देखिए, इन द 1940 Landsteiner and Weiner discovered a different type of antigen on the surface of RBCs। तो जो लैंडस्टीनियर थे 1900 में उनको, और 1930 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था ब्लड ग्रुप पता करने के लिए। 1940 में उन्होंने एक और जो है खोज करी। क्या खोज थी वो? उन्होंने अलग टाइप के एंटीजन भी पता करे। किसके ऊपर? आरबीसीज के ऊपर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर। दे डिस्कवर्ड इट फर्स्ट इन द रेसस मंकी। तो एक रेसस मंकी था, उसके अंदर उन्होंने इसको पहले देखा और उसके ऊपर जो है बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? दे डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द रेसस मंकी, सो दिस इज कॉल्ड आर एच ग्रुप। तो उन्होंने पहली बार इसको जो है रेसस मंकी पर जो है पता करा, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम आर एच, रेसस का मतलब आर एच ले लिया, वहां से रेसस से आर एच ले लिया। और फिर इनको बोला आर एच एंटीजन इज ऑल्सो फाउंड इन द सर्फेस ऑफ आरबीसी ऑफ 80 ह्यूमन। तो उन्होंने 80 ह्यूमंस देखा और वहां पर भी उन्हें आर एच मिला। तो दे आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। तो उन्हें क्या मिले? आर एच पॉजिटिव, राइट। यहां तक आपको बात समझ में आई? देखिए, रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी ये किसी को भी दे सकता है। रक्त समूह ओ को किसी भी व्यक्ति को दान किया जा सकता है। और ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक स्वीकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वो कोई भी जो है स्वीकार कर सकता है। यह किसी भी समूह के रक्त को स्वीकार कर सकता है। ए को भी स्वीकार कर सकता है, बी को भी स्वीकार कर सकता है, ओ को भी स्वीकार कर सकता है। 1940 के वर्ष में लैंडस्टीनर थे और वीनर थे, उन्होंने क्या करा? आरबीसीज की सतह पर एक अलग प्रकार के एंटीजन खोजा। उन्होंने इससे पहले रेसस बंदर में खोजा, इसलिए इसे आरएच समूह कहा जाता है। आरएच एंटीजन 80 के मानव आरबीसी की सतह पर भी पाए जाते हैं, तो उन्हें आरएच सकारात्मक, आरएच पॉजिटिव भी कहा जाता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्सन इन विच आर एच एंटीजन आर एब्सेंट इज कॉल्ड आर एच नेगेटिव। तो जिनके अंदर आर एच नहीं होता है उनको हम बोलते हैं आर एच नेगेटिव, ठीक है। जिन्हें आर एच नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं आर एच नकारात्मक, आर एच नेगेटिव। आर एच जिनके अंदर आर एच होता है उनको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव पर्सन हैव नो एंटीबॉडीज बट आर एच नेगेटिव हैव स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन। तो जो आर एच पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन आर एच नेगेटिव व्यक्तियों में आर एच एंटीजन के खिलाफ विशेष एंटीबॉडी होती हैं, विशेष एंटीबॉडीज होती हैं। सो इफ आर एच पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू आर एच पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन्स, क्लम्पलिंग ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस। तो अगर आप आर एच पॉजिटिव ब्लड किसी आर एच पर्सन को दोगे ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो क्या हो सकता है कि जो ब्लड है की जो सेल्स है उनकी कंपलिंग हो सकती है और वो नष्ट हो सकते हैं। सो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूरेशन आर एच ग्रुपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी मैच्ड। अब दो चीजें की बात करी गई है ट्रांसफ्यूजन में, एक तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्लड ग्रुप वाला। ए को ए दे सकता है, ए को बी दे सकता है, इस बी को बी दे सकता है। तो जो वो टेबल देखी थी वो तो आपको पता होना चाहिए डोनर कौन है, रिसिप्टर कौन है। उसके साथ साथ जो दूसरी बात ये है वो ये है कि आपको यहाँ पर वो भी पता होना चाहिए कि आर एच पॉजिटिव है और नेगेटिव में क्या अंतर होता है और उनके ब्लड ग्रुप अगर अलग चले गए तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इनका जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर एच को क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको पता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस ऑफ ब्लास्टोसिस फियोटालिस। तो ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटालिस का मतलब क्या है? देखिए, इफ आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर बियर अ फ्यूटस ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड,
तो यदि RH नेगेटिव गर्भवती जो माता है का जो भ्रूण है, भ्रूण का मतलब जो बेबी का जो छोटा होता है, जब वो माता के गर्भ के पेट में होता है और वह एक शिशु बनने की अवस्था में होता है, तब हम उसको भ्रूण कहते हैं। RH पॉजिटिव रक्त होता है तो क्या होगा, RH एंटीजन ऑफ फ्यूटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। यानी भ्रूण का RH एंटीजन पहली गर्भावस्था में माता की RH नेगेटिव रक्त से संपर्क नहीं करता है, यानी दोनों अलग रहेंगे। बट डिलीवरी के दौरान जब जो मतलब माता जब होती है कि जो बच्चा शिशु पैदा होता है उसके दौरान, बट ड्यूरिंग डिलीवरी देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो देखिए, जब तक वो माता के पेट में रहेगा, प्रेगनेंसी के वक्त रहेगा, तो RH नेगेटिव अलग है, RH पॉजिटिव अलग है। लेकिन जब डिलीवरी की अवस्था आएगी, जब शिशु जब जन्म लेगा, जब शिशु माता के पेट से बाहर आएगा, तो क्या हो सकता है कि वहां पर ये एक्सपोज हो सकते हैं, वहां पर संभवता है इनको ये संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन प्रसव के दौरान मातृ रक्त के भ्रूण के RH रक्त की छोटी मात्राओं में संपर्क की संभावना होती है। ओके, तो उसके आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ इन दिस केस मदर प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। तो इस मामले में क्या होता है, माता RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करती हैं। ये हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, खुद से जो है एंटीबॉडी तैयार करने का, राइट। During the second pregnancy of RH antibodies from mother enter into the blood of fetus, destroying the RBCs of fetus. This proved to the fatal to the fetus. तो इसका मतलब यह है कि जब दूसरी गर्भावस्था होगी तो दौरान RH की एंटीबॉडी भ्रूण के रक्त में प्रवेश करती हैं और भ्रूण को RBC की नष्ट करते हैं, या भ्रूण के घातक साबित होता है। तो इससे क्या हो सकता है, जो पेट में जो बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा, जो भ्रूण है उसके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि तब तक तो पहली प्रेगनेंसी के वक्त ये नहीं था कि जो RH नेगेटिव हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे RH पॉजिटिव के ब्लड को। लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी में क्या हुआ कि ब्लड थोड़ा सा RH पॉजिटिव का माता के जो RH नेगेटिव ब्लड है उससे मिला। तो क्या हुआ कि जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने नेचुरली प्राकृतिक तौर से अपने आप को सुरक्षा करने के लिए एंटीबॉडीज बना दी, जो RH पॉजिटिव के खिलाफ लड़े। तो हुआ ये कि जब दूसरी प्रेगनेंसी या फिर माता का जो दोबारा शिशु जब उनके पेट में जन्मा, तो उससे क्या हुआ कि जो एंटीबॉडीज बनी हुई थी माता के पेट में, वो फीटस में जाके, भ्रूण में जाके जो RBCs हैं वो उनको खत्म करने लगती हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो पेट में जो भ्रूण है उसके लिए घातक साबित हो सकता है, राइट। तो यहां तक समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। कोअगुलेशन ऑफ और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर कोअगुलेशन होता है और क्लोटिंग भी होती है। देखो, कोअगुलेशन और क्लोटिंग का देखो, ब्लड जो होता है हमारा एक लिक्विड होता है, लेकिन जो हर एक लिक्विड अपने आप में कोअगुलेट नहीं होता। कोअगुलेट का मतलब है कि वो जमता नहीं है। जैसे ब्लड का कोअगुलेशन दो तरीके से आपने देखा होगा। आपने जैसे मान लीजिए कट गया, कहीं से आपका कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो खून बहने लगता है। फिर आपने क्या करा, उसको दबाया, थोड़ी देर दबा के रखा, तो आपने देखा रक्त जो है बंद हो गया। तो उसको हम बोलते हैं कोअगुलेटिंग और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब ये क्लोटिंग दो तरीके से होती है, बॉडी के अंदर भी हो जाती है। अब जब बॉडी के अंदर क्लोटिंग होती है तो वो घातक होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और एक होती है जब आपकी चोट लगती है, चोट के दौरान जो है बॉडी की क्लोटिंग होने लगती है, ठीक है। दिस इज अ फिनोमिना टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो यह एक घटना है जिससे शरीर के अत्यधिक रक्त की क्षति को रोकी जा सकती है। यानी अगर हमारी बॉडी में क्लोटिंग ना हो, अगर कोअगुलेशन ना हो ब्लड का, तो मान लो किसी को चोट लगी तो उसका जो पट्टी वट्टी क्यों बांधी जाती है, ताकि क्या होगा, मांसपेशियां आपस में दब जाएंगी और उससे क्या होगा, जो नसें हैं वो भी दबेंगी और उसमें से जो रक्त है वो नहीं निकल पाएगा। अगर रक्त कोअगुलेटिंग नहीं होता या क्लोटिंग होती नहीं, तो उससे क्या होता कि जो रक्त है वो कभी रुकता नहीं और बहने लगता। तो और उससे क्या होता, हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती, और हमारे शरीर में रक्त की कमी होती तो हमारे शरीर के हर एक जो कोशिकाओं को जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन की जरूरत है वो नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर की कोशिकाएं खत्म होने लगती।
Coagulation is the process by which blood changes from liquid state to a gel state from forming clot at the site of injury। तो coagulation क्या होता है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त एक तरल स्थिति से एक जैल की स्थिति, जो जैल होता है ना, जैल, जैसे आपने देखा होगा जेली खाइए, जेली, उसकी तरीके से स्थिति में बदल जाता है और चोट की जगह पर धक्का बनता है, यानी क्लोट बनता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे आपको पता है जो ब्लड है वो हमारा क्या है, ब्लड क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड है, लेकिन अब ब्लड के अंदर ऐसा होता है कि जैसे ही वो बाहर संपर्क में आता है, जैसे आपने देखा होगा बॉडी के अंदर जो है ब्लड है, अब वो लिक्विड में है, लेकिन जैसे आप उसको कट करके थोड़ा सा ब्लड जो है आपको ज़मीन पे देखने को मिलेगा, अगर आपने कभी अपनी साइंस की लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो, तो जैसे ही ब्लड जब बाहर के एटमॉस्फेयर में आता है तो वो जम जाता है, वो जेली जैसा हो जाता है, वो क्लोटिंग होती है ब्लड का, वो एक कोagulation होने लगता है। हमारा ब्लड उसी तरीके से बना होता है कि जैसे ही वो बॉडी के बाहर जाएगा तो वो कोagulation होने लगेगा। अब उस कोagulation से होता ही है कि जैसे मान लो इंजरी हो गई, कट गया, तो अब क्या होगा कि ब्लड जो है रुकना बंद हो जाएगा, वहाँ से बहना बंद हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा और एक जेल जैसा सब्सटेंस हो जाएगा। तो जहाँ से ब्लड निकल रहा था वो वहाँ से नहीं निकलेगा, वहाँ से बंद हो जाएगा निकलना, और दोबारा जो है ब्लड का जो फ्लो है वो चालू रहेगा, तो ब्लड की कमी नहीं आएगी बॉडी में। ब्लड क्लोट इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। तो ब्लड क्लोट किस वजह से बनता है? जो फिब्रिन्स होती हैं बॉडी में, रक्त का धक्का जो है फाइब्रिन्स कहलाने वाले धागों के नेटवर्क के द्वारा बनाया जाता है। द फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय थ्रोम्बोबिन। तो फाइब्रिन्स का निर्माण प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रोजिन्स के थ्रियोबिनिन द्वारा परिवर्तन से होता है। थ्रियोबिनिन क्या होता है? थ्रोम्बोबिन का निर्माण प्लाज्मा में मौजूद एक अन्य निष्क्रिय पदार्थ द्वारा होता है जिसे पैथ्रोबिनिन कहा जाता है। तो ये जो थ्रोम्बोबिन है ये किसके द्वारा बनता है? फॉर्म्ड बाय अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस, जो दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम, जो प्लाज्मा के अंदर होता है, पैथ्रोम्बिन। तो ये याद रखना, जो ब्लड में क्लोट बनाता है वो होती है फिब्रिन्स, और फिब्रिन्स किन से बनता है? किन के? थ्रोम्बोबिन के कन्वर्ट से, और थ्रोम्बोबिन किन से बनता है? यही प्लाज्मा के अंदर दूसरे इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उसको बोलते हैं पोरोथ्रोम्बोबिन होता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो याद रखना इनसे जो है बनता है। आगे बढ़ते हैं। एन एंजाइम थर्मोबोकनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो इसके लिए एक एंजाइम जो है उसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसका नाम क्या है? थ्रोम्बोकिनेज। थ्रोम्बोकनेज होता है ये एंजाइम की हमें जो है ज़रूरत होती है। थर्मोबोकनेज की जो है आपको ज़रूरतों की आवश्यकता होती है। एन इंजरी स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। एक चोट रक्त में प्लेटलेट्स की उत्तेजित करती है और जो ऐसे कारक छोड़ती है जो संघनन के तंत्र की सक्रिया करते हैं। अब क्या होगा, एक चोट के रक्त में प्लेटलेट्स को उत्तेजित करती, उसके अंदर प्लेटलेट्स का निर्माण करेगी, और प्लेटलेट से क्या होगा, जो ऐसे कारक छोड़ती है जो संघनन के तंत्र में ऐसे क्रिया जो है सक्रिय करते हैं, जो रक्त को धक्का लगाने में 3 चरणों में होता है। तो ब्लड क्लोटिंग टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। तो क्या होगा, थर्मोब्लास्टिन जो होता है आपका, थर्मोब्लास्टिन जो है, और फिर प्रोथर्मोबिन और कैल्शियम, इसके क्या बनाएंगे ये? थर्मोबिन, और उसके बाद ट्राइब्रोनेजिन और फाइब्रोफिब्रिन ब्लड सेल्स क्लोट करेंगे ये, राइट। तो इस तरीके से इसके अंदर क्लोटिंग चलती है और ब्लड में जो है क्लोटिंग की प्रक्रिया यानी धक्का जो लगने की प्रक्रिया है वो बनती है। आगे, द फॉर्मेशन ऑफ पोरोथ्रोम्बोबिन एंड फाइब्रोनोजिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के की मदद से जो है ब्लड की क्लोटिंग होती है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो है मैंने समझाया। तो एक बार हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, परिसंचारण की जो प्रणाली है उसमें हमने क्या पढ़ा। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हार्ट क्या होता है, और मानव में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। वेंट्रिकल, और जो हमारा होता है आर्ट्रिकल, आर्टिया, लेफ्ट एंट्रिकल, जो राइट एंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, ये सब क्या करते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद वेना कावा क्या होता है, एरोटा क्या होता है,
वेन्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कोलोनरी आर्टरीज क्या होती है, राइट, कोलोनरी वेन्स क्या होती हैं, कोलोनरी वेसल्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया, और उसके बाद डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, ठीक है। और ब्लड जहाँ पर रहता है उस नॉच को क्या बोलते हैं, उस नॉच को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या आते हैं, वेसल्स आते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में पता हो आपको, राइट। ब्लड वेसल्स में वेन्स आर्टरीज हो गया, वेन्स क्या कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा करेगा, आर्टरीज करेंगी। पॉलीमरी आर्टरीज क्या होती हैं, पॉलीमरी वेन्स क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। जब आपको ये चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमने ब्लड की। ब्लड में आरबीसीज क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीजन, एंटीबॉडीज। और एक और क्वेश्चन देता हूँ, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज होमवर्क है ये, वेयर आर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज फॉर्म्ड। तो कहाँ पर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज बनती हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है, ठीक है। तो ये सब आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं ब्लड के बारे में, क्योंकि ब्लड के बारे में काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और जो हार्ट के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हार्ट में आपसे पूछा जा सकता है वेना कावा क्या, आर्टरी क्या हो गया, हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं। और आपके पास दूसरा रखना है, 2 चैम्बर हार्ट किसका होता है, 3 चैम्बर हार्ट किसके पास होता है। इसके लिए आप NCERT की बुक फॉलो करेंगे, उसमें एक टेबल है एनिमल्स और या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स नहीं कहेंगे इन्हें हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स with different number of chambers in heart। तो कौन से एनिमल्स होते हैं कि उनके पास कौन से नंबर, कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क आपको बताना है कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सारी थ्योरी पता होना चाहिए। और साइंस में देखिए बायो के साथ तो ये आपको जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, राइट। तो चीज़ों को सिंपली आपको समझते हुए चलना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछिए, हमसे जुड़िए, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो फिर आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब बाकी जो है आपको मैंने बता ही दिया है आपको क्या क्या हार्ट में कवर करना है। और आपके पास ऑलरेडी जो है हमने थ्योरी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछिए और रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए साइंस तो तभी याद होगी आपको जब आप लगातार प्रतिदिन नियमित अनुसार पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद करेंगे, जितना ज़्यादा उनको समझते हुए चलेंगे, उतना ज़्यादा ही आप उनको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ख़त्म होता है। इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं हम उनको लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, उन पर बात करेंगे। तो एक एक वन बाय वन पहले आप खुद भी सर्कुलेटरी देखो, मैंने अपनी तरफ से फिनिश किया, आपको भी अपनी तरफ से फिनिश करना है। एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो उस तरीके से हमारा जो पूरा साइंस है वो कवर हो जाएगा।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आपसे जो भी मुलाकात होगी वो अगले लेक्चर में होगी। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको पूर्ण रूप से आप समझिए। किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है उससे पूछिए, और बाकी जो आप बताया जा रहा है बस उतना पढ़ते रहिए। तो आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। तो बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो आप सभी का थैंक यू। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को निरंतर तौर पे अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।